तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 418 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख ही लिया कि लू फेंग के पीछे डो नाइट पड़ चुके थे, लेकिन लू फेंग उसके चंगुल से निकल चुका था। और अब फिर लू फेंग प्राइमर के सिटी लीडर से बात करता है क्योंकि उसे ही पता हो गया था कि उसे मारने के लिए जो पावरफुल बेंग्स आने वाले हैं, इसलिए लू फेंग सारी चीज़ें पहले से ही तैयार कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग जब प्राइमर के उस सिटी लीडर से बात कर लेता है तो उसी के बाद वो एक दूर के फॉरेस्ट में जाता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि कोई वहाँ पे आ चुका है और दिखाया जाता है कि लू फेंग के पास जो साहू विंग्स होता है उसमें थोड़ा सा हलचल होने लगता है। लू फेंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है कि उसका साहू विंग्स वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। लू फेंग के कंट्रोल से बाहर निकल रहा था। अब देखा जाए तो एक ओरिजिन पॉइंट था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सीयू विंग्स को कोई चीज़ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहा है। लू फेंग भी शॉक होता है और वो कहता है कि सीयू विंग्स ने मुझे पहले ही मास्टर मान लिया है। एक ट्रू ट्रेजर जो कि अपने मास्टर को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेता है, मास्टर की हर एक बात को मानता है, वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो लू फेंग के कंट्रोल के बाहर होता है और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था। हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी दिखाया जाता है जो भी इस पावर को सप्रेस नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण सीयू विंग्स उसी डायरेक्शन में जाने लगता है और लू फेंग भी थोड़ा सा हैरान होता है। उसी डायरेक्शन में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 25 फीट लंबा मोटे पैरों वाला 8 आर्म्स का बंदा खड़ा होता है और वो पूरी तरह से मेटल का बना हुआ था और कोई इसी बात से देखकर बता सकता है कि वो किसी ऑटोमन रेस का बंदा है। उसने ब्लैक आर्मर पहना हुआ था, उसके पास सेट ऑफ विंग्स भी थे। अब दिखाया जाता है उसी वक्त वहाँ पे वो विंग्स भी क्रेजली हरकत करने लगता है जैसा कि लू फेंग का किया था। और हम उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा विंग एक ट्रू ट्रेजर है और मैं इसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर से यूज कर रहा हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है और वो भी ओरिजिनल स्टार में 8 टाइम्स आ चुका है और वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में जा चुका है, मरने की हालात तक में आज से ही आ चुका है। लेकिन कभी भी उसने ये नहीं देखा है कि उसका ट्रू ट्रेजर अपने आउट ऑफ कंट्रोल में हुआ है और वो भी सोचने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है और वो भी उसे भी महसूस होता है कि ये किसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और वो भी उस डायरेक्शन में चल पड़ता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बॉडी को साइज को छोटा करके उसी डायरेक्शन में जाने लगता है और वो उसी पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को एहसास हो जाता है कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट में कोई बंदा मौजूद है। अब देखा जाए तो वहाँ पे कोई सुप्रीम बेइंग भी हो सकता है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस फिगर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। अब वो ब्लैक लाइट भी लू फेंग की तरफ ही बढ़ रही होती है। वो बेंग जो ऑटोमन रेस का होता है वो भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देख रहा होता है। अब दोनों बंदे लू फेंग और ऑटोमन रेस एक दूसरे को देख पा रहे होते हैं और हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो उस बंदे के बैक को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या उसके विंग जो कि उसके बैक पर है। वहाँ पे हमें उसी ऑटोमन बंदे को भी दिखाया जाता है जिसे भी महसूस हो जाता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लगे हुए विंग्स को। अब लू फेंग कहता है कि क्या वो विंग का एक बिछड़ा हुआ हिस्सा है जो कि मेरे ट्रू ट्रेजर का हिस्सा है। यहाँ पे लू फेंग बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करने लगता है और यहाँ पे ए टाइम बंदे को भी दिखाया जाता है जो सोचता है कि ऐसा लगता है कि मेरा विंग एक कंपोनेंट के जैसा है, ये एक ट्रू ट्रेजर नहीं है। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पे लू फेंग इस कंक्लूजन पे आता है कि इसी कारण जब उसने सीयू विंग्स को अपने हाथ से मास्टर बना था तो सीयू विंग्स ने उसके अंदर कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं इनपुट किया था और उसे लगा था कि ये जरूर किसी ग्रेट बेइंग का किया धरा है कि सीयू विंग्स में उन्होंने किसी भी तरह इन्फॉर्मेशन को नहीं इनपुट किया है। लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि सीयू विंग्स असल में एक ब्रोकन ट्रू ट्रेजर है और इसी कारण तो प्राइमर के सिटी लीडर ने भी ये कहा था कि मैं भी इसके
एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता लगा रहा हूँ। और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो उसके द्वारा नहीं बनाया गया है। अब अपेरेंटली देखा जाए तो सी विंग्स और भी मिस्टीरियस होता जा रहा था, क्योंकि लू फेंग के पास जो किताब मिली थी प्राइमर के सिटी लीडर से, लू फेंग उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा था। और लू फेंग अपने उस बुक को रिमेंबर करते हुए कहता है कि उस किताब के अंदर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सी विंग्स के लिखे हुए थी, और प्राइमर के सिटी ने उन्हें अपने रिसर्च से यहाँ पे डिटेल में डिस्कवर किया था। अब सी विंग्स देखा जाए तो उसने इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये था कि वो बहुत ही टफ और टेंसिबल होता है, इतना कि यूनिवर्स मास्टर भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसे जानकर लू फेंग एक्साइटेड हो जाता है, और लू फेंग यहाँ पे क्यूरियस था दूसरे पार्ट में कि आखिरकार इन ऑर्डिनरी ट्रू डैमेज ट्रेजर भी डैमेज होने के बाद भी इतना ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये कंप्लीट ट्रेजर बन जाएगा तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ऐसे ही लू फेंग के मन में जितने भी क्वेश्चन थे सी विंग्स को लेके अभी तक कि आखिर वो इसको अच्छे से यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहा है, वो आज क्लियर हो गए कि असल में ये सी विंग्स पूरी तरह से ट्रू ट्रेजर नहीं है, ये ब्रोकन ट्रू ट्रेजर है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उनके पॉइंट ऑफ व्यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोल्डन और बीस्ट स्काई में उस आर्मर्ड बंदे की तरफ देख रहा होता है। दोनों के माइंड में कई सारे थॉट्स बढ़ने लगते हैं, और यहाँ पे वो एक ही जगह पे बैठकर सोचने लगते हैं। अब यहाँ पे ऐसे कई सारी फिर से बकवास होती है जिसको कि मैं स्किप करता हूँ। गोल्डन और बीस्ट उसकी तरफ देख रहा होता है, और सामने वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और लू फेंग की वजह से फाइट करके उसके बारे में पता लगा चुका था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टियानी नाइट को, जो कि गोल्डन और बीस्ट की तरफ देख रहा होता है, और सामने वाला बंदा असल टियानी नाइट होता है। यहाँ पे वो गोल्डन और बीस्ट की तरफ भी देखने लगता है। उसे लगता है कि क्या ये कोई स्पेस बीस्ट अलायंस का गोल्डन और बीस्ट है, और लेकिन उसे याद आता है कि किसी के पास तो ऐसा नहीं था, और वो इसके बारे में सोचने लगता है। गोल्डन और बीस्ट टियांग या नाइट दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगते हैं, क्योंकि दोनों के पास एक एक टुकड़ा मौजूद था। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ट्रेजर को लेना चाहते थे, लेकिन अभी लू फेंग इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि वो अपने सामने वाले बंदे को इंजर्ड कर सके। लेकिन बात रहे टियान या नाइट की, तो वो भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो सामने वाले इतने बड़े गोल्डन और बीस्ट को मार सके, जो कि 600 माइल्स लंबा था। अब टियान या नाइट को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे लैंड करते हुए कहता है कि मेरा नाम टियाना नाइट है। अब गोल्डन और बीस्ट भी रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं गोल्डन विंग नाइट हूँ। अब टियाना नाइट गोल्डन और बीस्ट की तरफ देखने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है कि गोल्डन विंग स्पेस बीस्ट अलायंस की मेरा ट्रू ट्रेजर विंग, ऐसा लगता है कि आपके विंग के साथ कोई कनेक्शन है, और यहाँ पर मैं आपके इस ट्रू ट्रेजर विंग को लेना चाहता हूँ, आप अपने प्राइस को बोलिए। तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है 1 टॉप टायर ट्रू ट्रेजर। अब यहाँ पे आपको आगे चल के बहुत ही ट्रेजर के प्रकार मिलेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूं कि आखिरकार ये ट्रेजर क्या होते हैं और टॉप टायर ट्रेजर इन सब की कैटेगरी क्या होती है, क्योंकि आगे चलकर इसका बहुत ही जिक्र होने वाला है। टॉप टायर, सुप्रीम ट्रेजर, ऐसे ही कई सारे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो कोशिश करूंगा कल या 2 दिन बाद में मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूं। अब हमें टियांग या नाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि एक टॉप टायर ट्रू ट्रेजर, यहाँ तक कि यूनिवर्स मास्टर के पास भी वो नहीं होते हैं। अगर इन विंग्स को भी कंबाइन कर दिया जाए तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो एक टॉप टायर ट्रू ट्रेजर बन जाए। तो टियांग नाइट उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे एक्सचेंज को नहीं करना चाहते हो। तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है तो ये भी तुम्हारा ही मसला है कि तुम भी एक्सचेंज नहीं करना चाहते हो। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के डिसीजन के बारे में जान चुके थे, लेकिन दोनों को पता था कि उनके ट्रू ट्रेजर विंग्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, उन्हें लेना कितना ज़्यादा आवश्यक हो सकता है, लेकिन वो दोनों ट्रेड नहीं कर पाते। तो अब क्या होगा, दोनों में फाइट होगा। अब दोनों मूव करते हैं और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, और दिखाया जाता है कि टियांग या नाइट अपने गॉडली पावर को यूज करके लू फेंग पे अटैक कर देता है, और उसके पास 20 फुट लॉन्ग प्रोजेक्टाइल इमिनेटिंग ब्लैक लाइट होती है, जो कि उसके शटल्स होती है। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी अपने टेल से उसको अटैक कर देता है, और दिखाया जाता है कि उसका अटैक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो बहुत ही पीछे जाके गिरता है,
अब टियांग यान नाइट भी नहीं रुकता है, वो आगे बढ़ता है और अपने 8 पंचेस से उस पर अटैक कर देता है। वो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है जो कि लू फेंग के सोल तक को हिला दे रहा था, लेकिन लू फेंग की जो टावर प्लेयर थी वो उसको प्रोटेक्ट किए हुई थी। अब दिखाया जाता है कि उन दोनों में फाइट होने लगती है, दोनों की टेरिफिक पावर एक दूसरे से टकराने लगती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है टियांग यान नाइट को जो कि बहुत ज्यादा पंचेस मारने के बावजूद भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को जरा सा भी खरोच नहीं होता, उसकी गॉडली पावर जरा सा भी इंजर्ड नहीं होती है। वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी गॉडली बॉडी थोड़ा सा भी इंजर्ड क्यों नहीं हुई है। और हमें बताया जाता है कि उस अल्टीमेट टेक्निक को यूज करने में उसने अपने 3% ऑफ गॉडली अंडाइंग बॉडी को बर्न कर दिया था, लेकिन यहाँ पे सरप्राइज की बात ये थी कि उतना करने के बावजूद भी उसके एनिमी का गॉडली बॉडी जरा सा भी हर्ट नहीं हुआ था। तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने डीप वॉइस में कहता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी गोल्डन बॉडी ये बहुत ही कमजोर है। तो टियांग यान नाइट कहता है कि ये तो बाद में पता चलेगा, तुम्हारी गॉडली बॉडी पावरफुल आर्मर से झकी हुई है और एक दिन जरूर देखना तुम्हारे पास जो ट्रू टेलर विंग है वो मेरा होके रहेगा। और यहाँ से टियांग यान नाइट वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट इतनी आसानी से उसको कैसे जाने दे सकता था, वो उसका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ पे वो रास्ते में उससे वो विंग्स को छीन लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग खुश होता है कि उसके बाद फिर से एक और आ चुका है। अब यहाँ पर हमें क्लियरली से नहीं बताया गया होता है कि आखिरकार लू फेंग ने उससे सीवू विंग्स को कैसे लिया होता है, बस यहाँ पे कहीं ना कहीं स्किप किया हुआ है, लेकिन इसमें हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने उससे अपने उस सीवू विंग्स को हासिल कर लिया होता है और उसे स्टोर कर लिया होता है। लू फेंग भी खुश होता है कि उसके पास एक और स्ट्रॉन्ग डिफेंस आ चुकी है, वो भी 9 रिमोटनेस के जैसी। लू फेंग उसके लिए बहुत ही खुश होता है, उसे पता था कि ये जरूर बहुत ज्यादा ट्रू टेलर बनने वाला है। और लू फेंग इन सबको कंबाइन करने की सोचता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं आखिर उस ट्रू टेलर विंग को कैसे लूंगा। अब यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी लू फेंग को एहसास होता है कि वहाँ पे स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल किया जा रहा है और लू फेंग को एहसास हो जाता है कि वहाँ पे एक यूनिवर्स मास्टर आ चुका है। अब यूनिवर्स मास्टर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो वहाँ के स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि उसके एक लेवल नीचे यूनिवर्स ओवरलॉर्ड मतलब अननाइन ओवरलॉर्ड होते हैं, वो भी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। दिखाया जाता है कि वहाँ का जो स्पेस व्हीलपुल होता है वो 1000 मास लंबा होता है और पूरी तरह से ब्लैक लाइट कवर में गिरा हुआ होता है। वहाँ पे यूनिवर्स मास्टर आ चुका होता है और जैसे ही वो आते हैं जितने भी वहाँ ग्रेट बीइंग्स होते हैं ओरिजिनल स्टार में सब शॉक हो जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि एक यूनिवर्स मास्टर इस जगह पे आ चुका है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स नाइट्स को यहाँ पे भनक भी नहीं होती है कि आखिरकार यूनिवर्स मास्टर इस जगह पे आए क्यों है, लेकिन कोई भी रसिस्ट करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता है। अल्दो देखा जाए तो यहाँ पे स्पेस एंड टाइम किसी भी यूनिवर्स मास्टर किसी को भी नहीं मार सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन सबको चलने में भी मुश्किल कर देता है और फ्लाई करने की दूर की बात है। यूनिवर्स मास्टर आराम से अपने टारगेट को स्पेस एंड टाइम के कंट्रोल से ढूंढ सकते हैं। अल्दो देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स होते हैं जो कि ऑर्डिनरी यूनिवर्स मास्टर को राइवल कर सकते हैं अगर अपने फुल स्ट्रेंथ को लगा दे, लेकिन वो सिर्फ यूनिवर्स मास्टर को राइवल कर सकते हैं जब तक उनके पास ट्रू टेलर हो, अगर नहीं होगा तो उनको टक्कर नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर एक यूनिवर्स मास्टर आ चुके थे, सब लोग उसके बाइंडिंग प्रेशर से दबे हुए थे और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उस कंट्रोल स्पेस और टाइम को देखकर कहता है कि ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे प्राइमर केवल सिटी लीडर आए हैं। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने सर को उठाता है और ऊपर देखता है और वो सोचता है कि अगर प्राइमर केवल सिटी लीडर यहाँ पे आते तो वो अपने वॉइस को जरूर मेरे पास ट्रांसमिट करते। और लू फेंग कहता है कि ये यूनिवर्स मास्टर आखिर ये कितना पावरफुल है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, इतना कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा कर भी इससे नहीं आज़ाद हो पा रहा हूँ। अब बताया जाता है कि जब कोई एक यूनिवर्स मास्टर बनता है तो वो यहाँ के कंट्रोल कर पाता है स्पेस और टाइम को, यहाँ तक कि वो हर एक चीज़ को देख सकता है कि उस जगह पर हो क्या रहा है। अगर वो पावरफुल हुए तो वहाँ पे किसी भी फॉलिंग बीइंग को रिजरेक्ट भी कर सकते हैं और उनका स्पेस और टाइम पे कंट्रोल बहुत ही इनॉर्मस होता है। और देखा जाए तो जब वो यूनिवर्स मास्टर है तो पूरा का पूरा ओरिजिनल स्टार ही उसके कंट्रोल के अंदर आ चुका था। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है उस बंदे को, उस आवाज को, जहाँ पे वो कहता है यूनिवर्स ओवरलॉर्ड
अब यहाँ पे दिखाया जाता है हमें उसी बंदे को जो कि यूनिवर्स मास्टर होता है, जो अपने अलायंस के बंदों से कहता है कि तुम सब केयरफुल हो जाओ, तुम सबको मैं हर्ट नहीं करने वाला। उन सबको भी पता चल जाता है कि वो उनके अलायंस के यूनिवर्स मास्टर आए हैं और वो सभी खुश हो जाते हैं। और असल में वो नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस के यूनिवर्स मास्टर होते हैं और असल में वो गोल्डन बीस्ट स्पेस बीस्ट के लिए आए हुए होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लूफी के पास ब्लेड मौजूद है, जिसे लेने के लिए ही वो आए हुए होते हैं और वो उनका नाम असल में फूमो मास्टर होता है। फिर हमें सीन चेंज का फूमो मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के टाइम और स्पेस को कंट्रोल करने लगते हैं और वहाँ पे स्पेस बेस्ड गोल्डन बीस्ट को ढूंढने लगते हैं। वहाँ पे स्पेस बेस्ड अलायंस भी मिल जाते हैं और वो उधर तक जाने लगता है। हमें सीन चेंज का फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्पेस और टाइम गोल्डन बीस्ट को भी घेरे हुई थी और तभी गोल्डन बीस्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर का महसूस होता है और वो अपने अनडाइंग बॉडी को भी बर्न करना शुरू कर देता है ताकि वो इस प्रेशर को सह सके। लेकिन वो पावर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और गोल्डन बीस्ट की बॉडी उस प्रेशर से दबती जा रही होती है और उसकी वीकेंड होती जा रही होती है और ऐसे ही करके उसकी एक 1% डिप्लेट होने लगती है। मतलब कि उसका अनडाइंग बॉडी 99, 98, 97 ऐसी घटने लगती है। लूफी यहाँ पे सोचता है और कहता है कि अगर यहाँ पे मेरे पास फोर्स आर्मर है लेकिन फिर भी वो 99.99% को वीकेंड कर सकती है, अगर वो नहीं होता तो मैं आसानी से यहाँ पे मारा जाता। और देखा जाए तो यूनिवर्स मास्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे वो इंजर्ड नहीं होता। लेकिन फिर भी अभी लूफी इंजर्ड बहुत ज़्यादा हो गया था और गोल्डन बीस्ट अभी भी उस प्रेशर को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे कोल्ड वॉइस आती है जो कहती है गोल्डन बीस्ट आखिरकार तुम्हारा ट्रू ट्रेजर आर्मर कहाँ है। और यहाँ पर तुमने जब हमारे 8 सीनियर यूनिवर्स नाइट पर अटैक किया था तो उनके पास एक ट्रू ट्रेजर था लेकिन फिर भी उन सबके कंबाइंड अटैक के कारण भी तुम वहाँ पे इंजर्ड नहीं हुए। आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे स्पेस और टाइम के मैनिपुलेशन से भी यहाँ पे इंजर्ड नहीं हुए हो। आखिरकार तुम्हारा ट्रू ट्रेजर आर्मर क्या है और तुम्हारा विंग कहाँ है। तो गोल्डन बीस्ट चिल्ला कर कहता है कि जाम चलो मुझे मार दो, मुझे मार दो। और वो हंसने लगता है जिसे देखकर फूमो मास्टर उसकी तरफ देखकर कहता है ऐसा लगता है कि तुमने अपनी ट्रू ट्रेजर को कहीं छिपा दिया है। तो ये सुनकर गोल्डन बीस्ट भी वहाँ पे हंसने लगता है। अब फूमो मास्टर ओमनीपोटेंट बीइंग था जो कि वहाँ के हर एक चीज़ को वहाँ पे नज़रअंदाज कर सकता, वहाँ पे नज़र रख सकता था। ओमनीपोटेंट मतलब ये समझ लो कि वो वहाँ के एरिया को हर एक तरह से हर एक जगह प्रेजेंट है। जैसा कि ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट होता है, इन सब के अलग अलग मतलब है लेकिन अभी उन सब का कोई वैल्यू नहीं है तो इसके बारे में स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे नेचुरल देखा जाए तो लूफी के एक्शंस को देख पा रहे होते हैं और वो स्पेस और टाइम से गोल्डन बीस्ट को सप्रेस कर पा रहे होते हैं और वो उसे वहाँ पे कंसंट्रेट करके पूरी तरह से प्रेशर बनाए हुए थे। लेकिन गोल्डन बीस्ट की गॉडली बॉडी भी कंज्यूम होने लगती है जो कि फूमो मास्टर के एक्सपेक्टेशन के भी बियॉन्ड था कि आखिरकार गोल्डन बीस्ट इसकी उतनी इनक्रेडिबल डिफेंडिंग पावर कैसे हो सकती है। देखा जाए तो आराम से किसी को भी मार सकते थे लेकिन गोल्डन बीस्ट की रेसिस्टेंट पावर को देखकर वो हैरान हो गए थे। अब वहाँ पे एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि गोल्डन बीस्ट ने अपने शायद ट्रू ट्रेजर को कहीं और ही छिपा दिया है। अब वॉइस उससे कहती है गोल्डन बीस्ट मैं एक यूनिवर्स मास्टर हूँ, यहाँ पे तुम्हें मारना मैं वर्दित भी नहीं है। मैं ये वेट करता हूँ कि तुमने खुद से अपने आप को कल्टिवेट किया है इतनी गॉडली बॉडी को और यहाँ पे तुम्हें अपने उस कंप्लीट को देना है। जब तक तुम मुझे उस कंप्लीट को देगे और मुझे बताओगे कि आखिर तुमने उसे कहाँ रखा है तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तो गोल्डन बीस्ट कहता है कि यूनिवर्स मास्टर मैं यहाँ पे मारा भी क्यों ना जाऊँ, अगर यहाँ पे मेरे पास ट्रू ट्रेजर भी कैरी करता तो भी मैं मारा जाता और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी वैल्यूबल्स नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है मुझे थ्रेटन करने का। अब गोल्डन बीस्ट के पास क्लोन टेक्निक होता है, उसका एक गॉली बॉडी भी फेल हो जाए तो फिर भी एमएन अटैक होता है। और बात रही सोल अटैक की तो वहाँ पे माइंड और विल पावर इतनी ज़्यादा है कि वो उसको मैच नहीं कर पाएगा और उससे पहले ही गोल्डन बीस्ट अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर पाएगा। अब यहाँ पे सब लोग इसके बारे में जरूर जानते थे और फूमो मास्टर भी इसके बारे में जानते थे। अब ये सुनकर वो भी चुप हो जाते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है यूनिवर्स ओवरलॉर्ड के माइंड को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ तक कि ये इम्पॉसिबल होता है। यूनिवर्स मास्टर जो कि स्पेशलाइज होते हैं
सोल टाइप अटैक को। अब देखा जाए तो उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप होता है, लेकिन यहाँ पे विल पावर, यूनिवर्स ओवरलॉर्ड, यूनिवर्स मास्टर की उतना ज़्यादा गैप नहीं होता है। अब फूमो मास्टर भी स्पेशलाइज नहीं था सोल अटैक में जो कि वो उसे कंट्रोल कर सके। और सोल इलोजन की बात करें तो पहले वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा। और अब फिर हमें फूमो मास्टर को दिखाया जाता है जो कहता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं बस अपने ब्लेड लेवल लू के कंपनी को नहीं देना चाहता हूँ, मैंने उसे लक और पावर से पाया है। यूनिवर्स मास्टर भले ही सुपीरियर होते हैं इस पूरे की यूनिवर्स में, लेकिन आखिरकार मैं अपने उन साइड 12 को क्यों दूँ? तुम मुझे पॉसिबली ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे मजबूर नहीं कर सकते हो। ये सुनकर फूमो मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ अपने ट्रू 12 को अगर ग्रेट ब्रेन को ही ट्रांसफर कर सकते हो इस ओरिजिनल स्टार में। यहाँ पे अगर तुम मैं मार दूँ तो इसके बाद ब्लेड लेवल लू जिसके पास पोटेंशियल है 122 पोटेंशियल यूनिवर्स नाइट जो उसके बहुत ही क्लोज है, उन सब में से 122 यूनिवर्स नाइट्स में से 89 हॉन्ग अलायंस में से हैं, कुछ तो प्रिजन रेस में से हैं। यहाँ पे तुम्हारे मरने के बाद मैं उन सबको मार दूंगा, सबको चेक करूंगा, किसी न किसी के पास तो जरूरी होगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला ये कि चलो मुझे बचाओ कि आखिर यहाँ पे ट्रू 12 कहाँ है, तुम्हें बस करना है तो तुम्हें ब्लेड गॉडली ब्लेड के ब्लड लेवल लू के बारे में मुझे बताना है, नहीं तो यहाँ पे अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे उन सारी यूनिवर्स नाइट को एक एक करके मारूंगा जब तक कि मुझे वहाँ पर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ 2 ही ऑप्शन देता हूँ। ये सुनकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर नाइट को ऐसे ही मारना चाहते हो। अब फूमो मास्टर आगे कहता है कि यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बंदे हैं जो कि अपने आप को मेरे सामने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो अपने आप को इंट्रोगेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे बस कुछ ही को मारना है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे मेरे अगेंस्ट जाते हो तो मैं सबको मार दूंगा और तुम भी मरना डिजर्व करते हो। तो ये सुनकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट थोड़ा सा एंजियस हो जाता है। यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट का ये पहला दफा था कि वो थोड़ा सा परेशान हो गया था क्योंकि वहाँ पे वो सबको मार सकता था हॉन्ग अलायंस के बंदे को, लेकिन लू फेंग यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं दिखा रहा है और वो प्लान के मुताबिक ही चलता है जैसा कि प्राइमर के सिटी लीडर ने उससे कहा था। यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे प्राइमर के सिटी लीडर ने लू फेंग को कहा था कि उसे कैसे भी करके इस समय को बाई करना है, उसे अपने बॉडी गोल्डन हॉर्न बीस्ट और रिमोट ओशन बॉडी को सेपरेट करना है, जितना ज़्यादा हो सके फूमो मास्टर को बात करने में बिताना है, उसके टाइम को वेस्ट करना है। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्राइमर के सिटी लीडर वहाँ पे टाइम पे आ जाए और फूमो मास्टर वहाँ पे उस ट्रेजर को न ढूंढ पाए। लेकिन अगर यहाँ पे लू फेंग नहीं कर पाता है तो वहाँ पे फूमो मास्टर उन सारे ट्रेजर्स को ढूंढ लेते हैं। पर आप देखा जाए तो फूमो मास्टर किसी भी यूनिवर्स नाइट को ऐसे ही रेकलेसली नहीं मारेंगे, वो भी सिर्फ एक सिंपल कंप्लेंट ब्लेड लेवल लू के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात हो जाएगी। अब यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे जितना भी हो सकता है टाइम को गेन कर रहा था। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट सरप्राइज होते हुए कहता है फूमो मास्टर तुम एक यूनिवर्स मास्टर हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन तभी दिखाया जाता है कि लू फेंग उस सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, उससे पहले एक और ही टेरिफाइंग रिपल वहाँ पे आ जाती है, वहाँ की पूरे ओरिजिनल स्टार को कवर अप कर लेती है और यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को थोड़ा सा बेटर फील होता है। दिखाया जाता है कि जितने भी यूनिवर्स नाइट्स उस जगह मौजूद होते हैं सालों अचंभा में पड़ जाते हैं कि क्या यहाँ पे एक और यूनिवर्स मास्टर आ गया है। यहाँ पे तो 2 यूनिवर्स मास्टर आ चुके हैं, आखिरकार ओरिजिनल स्टार में चल क्या रहा है। अब लू फेंग सोचता है कि कहीं मैं वो टीचर तो नहीं है जो सेकंड यूनिवर्स मास्टर यहाँ पे आया है, लेकिन हमें उस दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक जायंट बीस्ट होता है जिसमें कि फ्लेम्स में लपटा हुआ होता है, वो लगभग 6000 माइल्स लंबा होता है और उसमें बाउंडलेस पावर दिख रही होती है और उसकी पावर उससे बहुत ही सप्रेशन उससे आज़ाद कर देती है। अब उसकी भी आवाज़ उससे कहती है फूमो मास्टर मैंने ये सुना है कि तुम मेरे स्पेस बीस्ट के ग्रेट बैंक पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम उसके वैल्यूबल को कैप्चर कर सको। क्या तुम स्पेस बीस्ट अलायंस को प्रोवोक कर हम तो उसको देखकर वहाँ का वो फूमो मास्टर क्या था फ्लेम स्टार एम्प मास्टर
मास्टर आखिर तुम यहाँ कर रहे हो। अब हमें बताया जाता है कि फ्लेम स्टार मास्टर असल में बहुत ही एंशिएंट और फ्लेम बीस्ट स्टार का मोस्ट पावरफुल बीइंग है, जो कि 12 पाइनेकल ब्लड लाइन जो कि स्पेस बीस्ट अलायंस में से आता है उसकी ब्लड लाइन को पोजेस करता है। अब जैसा कि लू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट है और वो एक स्पेस बीस्ट के कैटेगरी में आता है, तो उसका भी कोई ना कोई सुप्रीम बीइंग जरूर होगा। यहाँ पे फ्लेम स्टार होता है और वो लू फेंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बचाने आया हुआ होता है, क्योंकि ये उसके प्राइड की बात होती है कि आखिर एक यूनिवर्स मास्टर आके उसके अपने ही स्पेस बीस्ट को कैसे धमका सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग के साथ आगे क्या होने वाला है और लू फेंग उन सबसे कैसे डील करता है। लू फेंग को बचाने के लिए प्राइम सिटी कब आने वाले हैं, क्या लू फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट मारा जाएगा या फिर बचा लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।